जी शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा। इन नार रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन। जो नार रेफरेंस टेस्ट होता है उसके अंदर हम एक शख्स के स्कोर्स का दूसरे किसी शख्स के स्कोर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर इंडिविजुअल होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप और बोथ का वर्ड होता तो फिर हम बोथ कर देते। कंपैरिजन ग्रुप्स में भी हो सकता है, लेकिन सम टाइम ग्रुप के अंदर एक क्राइटेरिया आ जाता है कि वो ग्रुप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, वो नहीं पूरा उतर रहा। लेकिन कंपैरिजन ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। अगर बोथ का ऑप्शन होता तो बोथ लगा देते, लेकिन इंडिविजुअल तो लाजमी है। अब इंडिविजुअल को तो इग्नोर नहीं होता ही, असल तो इंडिविजुअल के दरमियान। सेकंड है CAI, स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। लर्निंग के दौरान, यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसे CAI बोलते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलप करना, नहीं, इसका इंडिविजुअल ठीक है। इंडिविजुअल पहले का इंडिविजुअल ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग आता है। जब स्टाफ डेवलपमेंट की बात होती है, इसका मतलब है स्टाफ की ट्रेनिंग करना, स्टाफ के कैलिबर को बढ़ाना, स्टाफ को मिच्योर करना, स्टाफ को नॉलेज देना। ठीक है, तो स्टाफ डेवलपमेंट हो। www. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो हम कोई भी हमारी वेबसाइट होती है जो www. से शुरू होती है, तो वो स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेकन प्लेस एज ए होल। होल की बात कौन करता है? कौन कहता है होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट? तो कौन इसकी बात करता है? ये गेस्टाल्ट थ्योरी वाले बात करते हैं। वर्दीमर, कोलर, कोफ्का, कोर्टलेवन, और जिन्होंने चैंपियंसी के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये होल की बात करते हैं गेस्टाल्ट वाले। थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर इज। जब आप सोच रहे होते हैं और सोच के साथ आप किसी एक करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी आप जो किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचना कन्वर्जेंट होता है, और जब किसी मसले के एक से ज्यादा सॉल्यूशन फाइंड किए जाए उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। एक से ज्यादा सॉल्यूशन को फाइंड करना डाइवर्जेंट, और किसी मसले के किसी एक सॉल्यूशन को फाइंड करना, ये बहुत से प्रॉब्लम्स इकट्ठा करके उसका एक सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन देखना, ये कन्वर्जेंट होता है। डिसीजन मेकिंग भी कन्वर्जेंट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग भी कन्वर्जेंट होती है। क्रिएटिव जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। SNE, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी इदारे के अंदर, गवर्नमेंट इदारे के अंदर, इस नवंबर दिसंबर के अंदर गवर्नमेंट जो है उनके अगले पूरे साल का बजट उनसे मांग रही होती है कि आप कितनी स्टाफ की तनख्वाहें, कितने आपके रनिंग कास्ट जो है, जो मेंटेनेंस का जो आपका, यानी जो हमारी नॉन डेवलपमेंट फंड है, वो कितना रिक्वायर है। तो वो SNE में होता है कि हम उनके बताते हैं कि हमारे नए साल के अंदर हमारी इतनी SNE भेजती हैं। चेंजिंग एजेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। चेंज एजेंट जो होता है वो टीचर होता है। डायलेक्टिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन आंसर मेथड भी इसे कहते हैं, सुकरात ने दिया था। और समटाइम इसको प्लेटो से भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन डायलेक्ट मेथड का सबसे पहले ताल्लुक क्वेश्चन आंसर मेथड का सुकरात के साथ है, फिर प्लेटो के साथ। BOS होता है बोर्ड ऑफ स्टडी। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बोर्ड ऑफ स्टडी होता है कि हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। इनका यानी कि HEC एक डायरेक्शन देती है। यूनिवर्सिटियां हायर लेवल पे अपना करिकुलम खुद बनाती हैं। तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना, वो बोर्ड ऑफ स्टडी के अंदर जो BOS होता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड ऑफ स्टडी होता है। ऑब्जेक्टिव इज टीचर मेड टेस्ट इज। तो टीचर टेस्ट बनाता है, उसका पर्पस क्या है? कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, प्रिडिक्ट फ्यूचर सक्सेस, बच्चों की फ्यूचर की सक्सेस को प्रिडिक्ट किया जाए। इवेलुएटिंग द अकम्पलिशमेंट, जो बच्चों की अचीवमेंट है उसको एवेल्युएट किया जाए। डायग्नोजिंग स्टूडेंट डिसेबिलिटीज को डायग्नोज किया जाए। लेकिन डायग्नोज डायग्नोज होगा। प्रिडिक्टिंग के अंदर फ्यूचर सक्सेस जो होगा वो प्रिडिक्शन या उस एप्टीट्यूड के अंदर होता है। इस सवाल का जवाब जो है वो C ऑप्शन ठीक है।
evaluating the accomplishment, हम बच्चे की अचीवमेंट जो है, हम बच्चे की जो अचीवमेंट है, एक मिनट में कर देता हूँ, वो बच्चे की जो अचीवमेंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और टीचर जो टेस्ट बनाता है ना, हमने बात ये भी की थी, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और एक होता है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट का पर्पज होता है उस्ताद ने जो पढ़ाया है उसको अचीव करना, यानी जो उस्ताद ने उसको अचीव करवाया, जो समझाया है उसको अकम्प्लिश करना, उसको देखना कितना किया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है द बेस्ट सैंपल सिलेक्टेड फॉर रिसर्च पर्पज इज वन डैट, सबसे अच्छा सैंपल कौन सा होता है? अच्छा सैंपल वही होता है जो रैंडम हो, जिसके अंदर किसी तरह की कोई बायसनेस शामिल ना हो, जिसके अंदर पॉपुलेशन में से 100% चांस हो, इक्वल चांस हो किसी भी शख्स के डाटा के सिलेक्ट हो जाने का, उसे सिलेक्टेड, वो वाले हमारी एक अच्छी सैंपलिंग होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विद डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन की वो ब्रांच है, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग को डिफाइन कर, जिस स्किनर ने बात की है, डेफिनेशन स्किनर ने दी थी। द कंसेप्ट ऑफ आई क्यू टेस्ट इज क्रिएटेड बाय, आई क्यू टेस्ट की बात स्टर्न ने की थी, किसने की थी? स्टर्न ने आई क्यू टेस्ट की इज क्रिएटेड बाय। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे वो होता ना, बिने होता, तो फिर भी हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की बात सबसे पहले उसी ने की थी। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि आई क्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, आई थिंक इस क्योंकि बीने है कोई ना, इसलिए हम इसकी जगह पे ना ये लगा रहे हैं। वैसे हमारे पास पहले टेस्ट जो है ना, वो बीने ने किया था 1905 के अंदर। जो बीने है उसने टेस्ट पहला दिया था, तो स्टर्नबर्ग ने तो बाद में इसका फार्मूला दिया था, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट की बात बीने ने की थी, ये स्टर्न लोग फार्मूला में थे। तो बहरहाल चूंकि यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए स्टर्न उसने लगा दिया कि यहाँ पे चलो रिलेटेड बंदा तो कोई उनके साथ आईक्यू के रिलेटेड ये वाला है। तो अगर बीने हो तो बीने लगाइएगा, ना हो तो फिर स्टर्न की तरफ आइएगा। प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एफर्ट, बड़ी प्लान के साथ, बड़ी सिस्टमेटिक तरीकेकार के साथ जो क्वेश्चन हो रही होती है, बाय ओपन सिस्टम सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल विद सेकंड चांस ऑफ, सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन कहते हैं ना, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसके बाद हम, यानी हम ना उसकी घर बैठे या फासलाती निज़ाम तालीम या तालीम छोड़ के बाद में तालीम जारी करते हैं, तो ये सारी ये होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बोलते हैं। आप खुद देख लें, आपकी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो रेगुलर यूनिवर्सिटियां हैं, वहां बीएस प्रोग्राम में 24 साल से ज्यादा उम्र के बंदे को बीएस में एडमिशन नहीं मिलता। आप किसी भी कहीं भी जाते हैं, कच्ची क्लास में एडमिशन 6-7 सालों के बाद आपको एडमिशन नहीं देंगे कच्ची क्लास। अब ऐसी सूरत के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? डिस्टेंस लर्निंग वाले ऑप्शन बचते हैं, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी या जिंदाबाद प्राइवेट दाखिले भेजें और करें। अ स्टडी इन डेप्थ इज कैरिड आउट इन केस स्टडी, जब किसी चीज के बारे में जो है वो डेप्थ स्टडी करते हैं, वो केस स्टडी होता है। ये आसान सा सवाल, ये सारे सवाल ये आसान है, क्योंकि आसान इसलिए है कि सारे सवाल हम कर चुके हुए हैं। आप अब ये पेपर देख रहे हैं, मतलब 80 सवाल मैं कराऊंगा, तो कोई सिंगल क्वेश्चन आप बताइएगा कि जो हमने छोड़ा हो, ठीक है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन जो हमने अपने, जो हमने एमसीक्यूज किया उनके अंदर हमने डिस्कस ना किया हो। मुझे नहीं लगा, मैंने जस्ट सिर्फ 3 मिनट में ये पेपर को यानी कि एक दफा नजर में देखा, और ये सारा कुछ मैंने करवाया हुआ था। इफेक्ट ऑफ टीचिंग methodology ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च? इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑन स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, लर्निंग इफेक्ट देखने के लिए तो सारी बात आपको दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। तो किसी चीज के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, ये कोई सर्वे तो नहीं है कि पूछ रहे हैं कि ये बताया क्या इफेक्ट होगा, बल्कि आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फिर इफेक्ट को देखेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल होगा। सेम साइज ऑफ सैंपल साइज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके ऊपर हमारी बात हुई थी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम हमेशा दो ग्रुप बना रहे होते हैं, तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, तो दोनों की हम 15-15 लेते हैं। तो 15 की बात होगी तो पेयर होगा, यानी पेयर ऑफ 15। और अगर वैसे बात करें कि वो सैंपल कितना होगा, तो 30 होगा, सैंपल कितना होगा, 30 होगा। थ्रू पायलट स्टडी वो इंश्योर, हम रिलायबिलिटी पहले है, ठीक है, अगर तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी और बोथ का ऑप्शन हो तो फिर बोथ की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पायलट स्टडी का पर्पज रिलायबिलिटी होता है कि किसी भी जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके मुतालिक जो रिस्पॉन्सेज हैं, 20 लोगों से डाटा लिया है, 20 लोगों में से क्या 18 लोग हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी होगी तो आगे चलेगी, ठीक है।
तो ये वाली जो है ना बात जो है वो रिलायबिलिटी पहले आएगा, वैलिडिटी बाद के अंदर होगा। इसका करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी होगा। दूसरे नंबर पे हम इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे। प्रोग्राम लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रोग्राम लर्निंग जो होती है, जो हम खुद से मैंने स्टडी करनी है और मैं अपने लिए एक प्रोग्राम समझ रहा था, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज की बड़ी सीक्वेंस, बड़ी तरतीब, टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक प्लानिंग के साथ करना, एक प्रोग्राम लर्निंग है। तो ये सेल्फ स्टडी के अंदर हम जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसे प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं। 1979 की जो पॉलिसी है, इसने स्पेशल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। 1959 के अंदर जनरल अयूब खान जो थे, उस वक्त के जो है वो क्या थे, सदर थे ना। तो और उसके अलावा एस एम शरीफ जो है उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन वो थे। मोर गैसिंग इज पॉसिबल थ्रू, अब देखिए ट्रू फॉल्स के अंदर हमारे पास 50-50% चांसेस होते हैं। यानी 50% चांसेस है हम ठीक हैं, 50% चांसेस हम गलत हैं। यानी गैसिंग जो है 50% है। जबकि अगर हम एमसीक्यू में देखें तो वहां तो हमारे पास 20% गैसेज है। तो ज्यादा गैस हमारे पास किसके पास किस में होगा, ट्रू फॉल्स के अंदर होगा, जहां 50% हमारे पास चांसेस है कि हम ठीक होंगे। जबकि एमसीक्यू में हमारे 20%, 25% चांसेस है कि हम ठीक होंगे। The total sum of educational experiences provided by the school to its student to bring desired change in their knowledge, attitude and skill is called, ये करिकुलम को बोलते हैं कि जो हम किसी भी इदारे के अंदर सीख रहे होते हैं अपने नॉलेज को बेहतर करने के लिए, रवैयों को, अपनी महारतों को बेहतर करने के लिए, उसे करिकुलम बोलते हैं। विच टाइप ऑफ क्लासरूम कैरेक्टराइज बाय फ्री फॉर ऑल, जो जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, यानी एक होता है चाइल्ड सेंटर। अब चाइल्ड सेंटर के अंदर तो उस्ताद को बच्चों को क्या करवाना है, उस्ताद को खुद डिसाइड करना पड़ता है। जबकि लर्नर सेंटर के अंदर बच्चे डिसाइड करते हैं हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो फरी फॉल आल उनके लिए, उनके मजे हैं, उनकी मर्जी है। तो ये फरी फॉल आल जो क्लासरूम को बोला खसूसियत है, वो लर्नर सेंटर है, बच्चे की मर्जी है, उसकी वो फरी है, यानी कि उसकी मर्जी है जैसे पढ़े। द पर्पज ऑफ हेल्पिंग टीचर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज, जहां हेल्प की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, संपैथी, इम्पैथी, नरमी की, हमदर्दी की बात हो, तो ये सुपरविजन के अंदर आता है। उलेक एंड गुरवेक ने पोस्ट कार्ड का कंसेप्ट दिया था, जिसके अंदर 7 पॉइंट हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो सीईओ क्या स्टैंड करेगा, कोऑर्डिनेट द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ क्लासेस इन द स्कूल डिसिप्लिन। किसी भी इदारे को सिस्टमैटिक तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से अगर चलाना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। ऑन विजिट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मार्क्स आर रिकॉर्डेड इन, किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इदारे के अंदर विजिट के दौरान, यानी मैं अगर मेरा डीडीसी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस या मैं अगर स्कूल साइड पे हूँ, तो डिप्टी डीओ, डीओ, सीओ कोई भी आता है तो वो अपनी जो उनका जो वहां पे रिमार्क्स होंगे, जो वहां पे विजिट करने के दौरान उन्होंने महसूस किया होगा, वो लॉग बुक के अंदर लिखेंगे। और अगर कोई मेरे डिपार्टमेंट से हट के आएगा तो विजिटर बुक्स के अंदर लिखेगा। और सर्विस बुक हर एक स्केल से लेके 15 स्केल तक के बंदे का तमाम रिकॉर्ड जिसके अंदर होता है, और वो खुद उसको महफूज करता है, और साल ब साल उसकी अकाउंट ऑफिस से अपने अफसरों से ठप्पियां लगवाता है उसके, वो होती है सर्विस बुक। और सर्विस बुक जो 16 या इससे अबव होते हैं उनकी भी सर्विस बुक होती है, लेकिन वो सर्विस बुक अकाउंट ऑफिसर खुद मैनेज करता है, खुद उसको सब कुछ देख रहा होता है। ऑर्डर बुक जहां पे कुछ लिख के उस्ताद जो है, यानी हेडमास्टर लिखता है, हाँ जी आपकी ड्यूटी फलां है, फलां है, फलां है, ये ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर कर रहा है। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर, पॉजिटिव क्लासरूम जो होगा वो लर्निंग के लिए, यानी अच्छा इन्वायरमेंट लर्निंग को मोटिवेट करेगा ना। जी बिल्कुल, अगर किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से होगा तो विजिटर आएगा, और अगर अपने इदारे में से हो तो वो फिर जो है वो लॉग बुक में लिखिएगा। ठीक है। गुलेक एंड उर्वेक ने पोस्ट का कंसेप्ट दिया था। लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम इज, अच्छा इसके आंसर जो है ना, इससे पहले मैंने लगवाया था इंटरेक्शन, और मैं, जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये जो है ना लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम इज, अब इसके ना इसका आंसर मेरे नजदीक इंटरेक्शन भी बन रहा है।
कि इंटरेक्ट जो आज की क्लास है ना, सन्नाटा होना क्लास के अंदर, बच्चों का खामोश होकर बैठना और उस्ताद का आके पढ़ा देना, ये चीजें अब आउटडेटेड हो गई हैं। अब के दौर में इंटरैक्टिव क्लासरूम जो है, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो इंटरैक्टिव हो। तो इसके अंदर इंटरैक्टिव एक्शन वाला डी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्राइट है। उसके बाद टीम टीचिंग है, और टीम टीचिंग चल रही है, काफी टाइम से चल रही है कि एक क्लास को दो उस्ताद पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक को, एक को पायलट होता है जैसे एक उस्ताद। तो बहरहाल इसको ना, इस हवाले से कोई बंदा किसी लेटेस्ट थ्योरी में देखिएगा, यानी किस बंदे ने, क्योंकि अगर इस चीज का, इस बात का हमें हवाला मिल जाए ना कि फलां ने ये बात की है या फलां रिपोर्ट के अंदर ये बात शाया हुई है कि आज के दौर के अंदर जो है वो टीम टीचिंग मॉडर्न है, तो फिर हम उसको तस्लीम करेंगे। बदल मैं इसको सर्च मैंने नहीं किया, या आपके जिम्मे है कि इसको जरा सर्च कीजिएगा। अगर आपको टीम टीचिंग का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिले तो फिर टीम, अदरवाइज मेरे नजदीक इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्किल सिखाने के लिए होती है, जहां 5 से 10 लोग 5 से 10 मिनट के का एक तरीकेकार होता है। क्वालिटी टीचिंग इन पाकिस्तान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रियल सेंस एट द लेवल ऑफ, जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, किसी भी लेवल पे वैसे कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल स्कूल एजुकेशन जो होती है ना, इसके अंदर चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। स्कूल में यानी आपका एयू आ रहा है, डिप्टी डीओ, डीओ, सीओ, इतने लोग आ रहे हैं, इस वजह से वहां क्वालिटी बेहतर है। कॉलेज लेवल पे उससे क्वालिटी कम होती है कि वहां एक प्रिंसिपल बैठा है और कभी कभार डीडीसी आ जाता है, तो वहां भी। लेकिन यूनिवर्सिटियां टोटल इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यानी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, ये चेक करने वाले कम कम होते हैं, उस्ताद की मर्जी है, वो कुछ भी ना पढ़ाया जो, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सी कदरे ज्यादा, अथॉरिटी आप कह सकते हैं कि यानी क्वालिटी थोड़ी कम है, कहा जाता है। मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन में सबसे इग्नोर एस्पेक्ट क्या है? उस्तादों को ट्रेनिंग कोई नहीं करवाई जाती, साल गुजर जाते हैं, उस्तादों को ट्रेनिंग नहीं होती। ईसी सिस्टम इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ईसी सिस्टम फेल हो गया क्योंकि टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता। इन कॉग्निटिव डोमेन हाईएस्ट लेवल इवैल्यूएशन होता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है वो रिजिड डिसिप्लिन वो फॉर्मल के अंदर होता है। करिकुलम का मतलब क्या होता है? वो तमाम चीजें, यानी वो प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी भी इदारे में करवाए जाते हैं। यूनेस्को ने 1960 के अंदर कराची के अंदर कहा था कि पाकिस्तान को अपनी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसका 4% एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1.5% खर्च करने के काबिल हो चुके हुए हैं। और अगले साल 1.3 या 1.2% हम खर्च करेंगे, और हम फख्र करेंगे कि हमने इतना पैसा बचा लिया है और हमने एजुकेशन के ऊपर पैसा जाया नहीं किया। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड पॉलिसी, जो प्लान होता है ना, ये जो पॉलिसी होती है, ये विजन को मद्देनजर रख के बनाई जाती है, ठीक है। पॉलिसी यानी पहले विजन, मिशन, और वो वहां से पॉलिसी बन रही होती है। पॉलिसी के बाद प्लान होता है कि हमने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो पॉलिसी इज ब्रॉडर इन स्कोप देन प्लान होता है। द एजुकेशन दैट अ पर्सन रिवील्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज, वो एजुकेशन जो कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा जो पैदा होने से लेके डेथ तक हासिल करता है, उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। All the following decisions are taken and at an institution level accept expect, वो तमाम फैसले जो इदारे के लेवल के ऊपर होते हैं, सिवाय, देखें सिलेबस हमने क्या पढ़ाना है आज की क्लास में, कल क्या पढ़ाऊंगा, ये इदारे के लेवल पे होगा। कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज करवाऊंगा, कौन सा खेल कूद में होगा, मेरी मर्जी है। कौन सा एडजस्ट टाइम टेबल जो है तो एडजस्ट करना, आज आपका क्लास ले लो, कल मैं ले लूंगा, टाइम को चेंज कर दे ऐसे, ये क्लास। लेकिन एक उस्ताद कितना पढ़ाएगा, ये ऊपर से डिसाइड किया गया है। मतलब ये देखें ना, इसका आंसर जो है ना वो है टीचर वर्कलोड है। टीचर का वर्कलोड जो है ना, ये ऊपर से कुछ डिसाइडेड है कि 24 लेक्चर होंगे, लेक्चर 17 स्केल के, एक हफ्ते के अंदर 36 लेक्चर होंगे एक प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के टीचर के। इसी तरह 18 लेक्चर होंगे 19वीं 18वें स्केल वाले या हेडमास्टर वगैरह के, हेडमास्टर के 6 लेक्चर होंगे। अब ये चीजें जो है ना वो चल रही हैं, यानी टीचर वर्कलोड जो है ना, इसके अलावा बाकी चीजें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं। सिलेबस को जो है ना
एक होता है करिकुलम, करिकुलम ऊपर से बन गया। सिलेबस जो होता है ना उसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं कि आउटलाइन को ले लिया और टॉपिक को हम खुद से डिजाइन कर लें, इस तरह करके। करिकुलम चेंज इज फॉलोड बाय, करिकुलम चेंज करिकुलम एवेल्युएशन के अंदर आती है। पाइट, प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इसे पाइट बोलते हैं, शायद ये डीएसडी से पहले शायद नाम भी थे ये। ट्रेडिशनली करिकुलम मींस, ट्रेडिशनली करिकुलम का मतलब है लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर टीचिंग। ट्रेडिशनल करिकुलम का मतलब है कि वो टॉपिक्स जो हमने पढ़ाने हैं या पढ़ने हैं उसे हम करिकुलम बोलते हैं। आइडियोलॉजिकल बेसिस जो होती है वो फिलोसॉफिकल होती है, नजरिए के बाद। द मोटिवेशन इज टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, तो अपनी अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए करना इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड जो है वो मास्लो ने प्रेजेंट की थी। हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड किसने प्रेजेंट की थी? मास्लो ने की थी। सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड बाय, सुपरविजन इज करेक्टर बाय लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, ठीक है। सुपरविजन इज यानी आज के दौर के अंदर जो है वो सुपरविजन को हम यही कहते हैं कि वो स्कूल को इंस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमदर्दी का पहलू, मदद का पहलू शामिल होता है। ओए होए होए, थक गया हूँ। खैर 30 सवाल हमने करने हैं और अल्लाह हिम्मत देगा, लेकिन अब जैसे थकूंगा फिर थोड़ी स्पीड भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इनिशियल एक्टिविटी इन मैनेजमेंट प्रोसेसेस, तो सबसे पहला मैनेजमेंट में काम प्लानिंग का होता है। लीडर, जो लीडर हमें इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है, इनोवेटिव करता है, साथ मिला के चलता है और कंपनी के पर्पज, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। कोई मुझे ना कोई आपको जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर की समझ ना आ रही हो तो मुझे एक गाड़ी को रोक लीजिएगा, अदरवाइज सवाल इंतहाई आसान है तो मैं डायरेक्टली जो है ना वो बता के चलता हूँ। ठीक है, जहां पे आपको किसी का कोई डिस्ट्रैक्टर या कोई बात की समझ ना आए तो रोक लीजिएगा। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को डील करती है, एक्सियोलॉजी वैल्यूज को डील करती है, और एजुकेशन इज अ साउंड माइंड और साउंड बॉडी की बात अरिस्टोटल करता है। ठीक है, रट्टा लगा ले, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी की बात। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेबल को बनाने के लिए होता है, जहां एक साइड पे ब्लूम टेक्स्ट में लगा ली, दूसरी साइड पे चैप्टर्स वगैरह कर लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्लान इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग प्लान का वो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हमारा मकसद क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज मेनली बेस्ड ऑन, तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को, द सोर्स ऑफ अचीव, जो हम ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किए, कितने अचीव किए, तो हमें एवेल्युएशन से पता चलेगा। जब उनका एवेल्युएट करेंगे तब हम पता चलेगा कि हम कितना अचीव किया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, ये किताबों को प्रिंट करना, उनको बाइंडिंग करना, उनको तकसीम करना, ये इसका काम होता है। ब्रॉड फील्ड करिकुलम बोलते हैं, जब दो दो से ज्यादा सब्जेक्ट को आपस में मिलाया जाए तो ब्रॉड फील्ड सब्जेक्ट सेंटर की दूसरी किस्म है। रिफ्लेक्शन ऑफ जोहन डे, जोहन डे भी लर्नर सेंटर की बात करता है। नॉलेज जहां नॉलेज कंपार्टमेंट टुकड़े किए जाए नॉलेज के, वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है। वेट व्हेन व्हाई हाउ की बात जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर होती है। विच वन इज नॉट द, एजुकेशन के चार कंपोनेंट है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट या करिकुलम, और टीचिंग मेथड एंड एवेल्युएशन। तो डिजाइन कोई जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। जो हम ऑब्जर्वेशन से या सीइंग से जो नॉलेज हासिल करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, जो वो 75% होती है। द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटी एक्सपीरियंसेस आर प्लान फॉर स्कूल चिल्ड्रन इज कॉल्ड, को जिस बुनियाद पे यानी सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट की एक्टिविटी डिसाइड होती है, तजर्बात डिसाइड होते हैं। देखिए अब सब्जेक्ट की एक्टिविटी रेडमीन ब्रांडेड के अंदर बात हो रही है, तो ये सिलेबस से ऊपर कोर्स की बात हो रही होगी। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर इंटेलिजेंस गिफ्टेड का 140 सबब होता है। इंस्टीट्यूशनल करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस इन एजुकेशन प्रोसेस टू टीचर, जो गाइडेंस, जो हमारे करिकुलम है ये टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उसने क्या पढ़ाना है। चार्लेस वुड, चार्लेस 1854 के अंदर चार्लेस वुड डिस्पैच हुआ था। इंडियन एजुकेशन कमीशन और एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग परी पार्टीशन ऑफ, जो आखिरी जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन था, जो कि इससे पहले था पाकिस्तान बंदे से पहले विलियम हंटर था। लॉर्ड मैकाले 1835 के अंदर उन्होंने बेंटिंग रेवोल्यूशन पास की थी। टेक्स्ट बुक बोर्ड का इदारा 1962 के अंदर बना था। 1959 की नेशनल एजुकेशन कमीशन के अंदर बात हुई थी, इसकी अप्रूवल हुई थी। 1972 की पॉलिसी के अंदर 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन की बात हुई थी। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो है वो ये बनाया गया सबसे पहले कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मल्का बरतानिया यानी कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संभालेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया टू नेशन थ्योरी के
मुखालिफ थे, कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए। नदवतुल उलमा मौलाना शिबली नुमानी ने 1894 में बनाई, पैसे कम होने की 1898 के अंदर काम शुरू किया। काउंसिल इन टेक्निकल एजुकेशन 1947 के अंदर ही टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई, हमें स्किल सीखनी चाहिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसने प्रमोट किया साइंटिफिक एजुकेशन को। और हिंद अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो उर्दू के अंदर तालीम देती थी। 1920 के अंदर काम कायम हुई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की। 1925 के अंदर जो है वो अलीगढ़ से जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गई। दो कौमी नजरिए के मुखालिफ थे, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मिलके इन दोनों ने काम किया। और ये मुसलसल एट द एंड जिंदगी के आखिरी दम तक जो है, बहरहाल ये पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए थे, लेकिन ये कलेक्टिव इंडिया के हामी इनको कहा जाता है। खैर, इनकी खिदमात बुलाई जाती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इनकी नेगेटिव बात बता के इसकी तमाम एजुकेशनल खिदमात को जो है वो पस से पर्दा कर दिया जाता है। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, ये क्या हो गया, मेरा ख्याल है ये 80 सवाल पूरे हो गए जी। ठीक है, जनरल सवालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और 80 सवाल हो गए हैं जी। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, काफी है। आप कहे भी नहीं काफी तो मेरे लिए फिर भी काफी है कि मैं थक गया हूँ। ओके। पीडीएफ आपको मैंने पूरी बुक शेयर कर दी थी, ये वाली, ये मैंने पूरी बुक शेयर कर दी थी। ये देखिए जरा, 240 पेज है। और ये बल्कि ये ना, मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये पेपर, ये इसके पहले पेपर है 1 से 10, फिर 1 से 10 में ये 8वां पेपर है, यानी 18वां नंबर का पेपर है। सफा नंबर 154 ऊपर आ रहा है आपके सामने, ठीक है, 154 नंबर पेपर। तो ये मैंने एक ही दफा पीडीएफ शेयर कर दी थी, वो अलग अलग मैं टेस्ट की नहीं कर रहा, आप इसको ना ओपन कर लीजिएगा और इसमें ये देख लीजिएगा। ठीक है मैडम इकरा कलीम साहिबा। ओके जी, ओके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जजाकल्ला।